जय हिंद दोस्तों, मैं मोहम्मद मतीन मॉडर्न क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जो चैप्टर लेके आए हैं वो है इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण। पर्यावरण का हमने जो पिछला चैप्टर लिया था उसका नाम था प्रदूषण। प्रदूषण में क्या हमने पढ़ाया? वायु प्रदूषण। दोस्तों, अभी तक आपने पढ़ा कि प्रदूषण क्या होता है, कैसे होता है और कैसे बचा जा सकता है, क्या क्या कारक हैं प्रदूषण करने के। तो दोस्तों, इसी तरीके से हम पिछला जो चैप्टर पढ़ाया था उसमें हमने वायु प्रदूषण के बारे में विधिवत हमने बता दिया था, पढ़ा दिया था, कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछते हैं उसके बारे में हमने बता दिया था। तो दोस्तों, ये जो चैप्टर हम लेकर आ रहे हैं इसका नाम है जल प्रदूषण। दोस्तों, वायु प्रदूषण तो आपने पढ़ लिया, आप पढ़ना है जल प्रदूषण, इसके बाद ध्वनि प्रदूषण, फिर रेडियोधर्मिता प्रदूषण, यानी हर प्रदूषण के बारे में हम विधिवत बताने जा रहे हैं। दोस्तों, आपका थोड़ा समय लेंगे, लेकिन प्रदूषण का मामला, अगर प्रदूषण का फंडा क्लियर हो गया तो याद रखिएगा हर प्रश्न में 1 या 2 प्रश्न बनेंगे, वो चाहे रेलवे हो, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी, लेखपाल, यहाँ तक कि नेट जीआरएफ में भी और बीएड यूएड के अभी एग्जाम में ये कई बार पूछा गया है और अब तो ज़्यादा पूछा जाता है। चूँकि पर्यावरण संबंधित 1 या 2 प्रश्न आने हैं, उन प्रश्नों में प्रदूषण से 1 या 2 प्रश्न जरूर बनेंगे। अब दोस्तों, हम जो बात करने जा रहे हैं वो है जल प्रदूषण। दोस्तों, जल प्रदूषण है क्या, आइए समझते हैं। देखिए, पीने योग्य जल में किसी भी प्रकार के अवसाद के मिलने से उसकी गुणवत्ता में कमी आ जाती है। इसी समस्या को हम बोलते हैं जल प्रदूषण, यानी पीने योग्य पानी में। अब वो पीने योग्य पानी क्या है? चाहे हम पिए, चाहे जंतु पिए, यानी चाहे कोई जानवर पिए या पौधे भी जल को पीते हैं, ऐसा समझिएगा। तो दोस्तों, उस जल में जब कभी कुछ ऐसे अवसाद मिल जाते हैं जिससे पानी की गुणवत्ता खराब हो जाती है, यानी खत्म हो जाती है, वो गुणवत्ता हमको नहीं मिलती जो पीने योग्य हो, यानी वह जल जिसको हम पीते हैं उसमें कुछ ऐसे अवसाद मिल जाएं जो वो पानी पीने के लायक न रह जाए, उसे हम बोलते हैं जल प्रदूषण। यानी जल में कुछ अवांछित परिवर्तन हो जाए, उसे हम बोलते हैं जल प्रदूषण। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा जल प्रदूषण। अब बात करते हैं जल प्रदूषण उत्पन्न करने वाले कारक, यानी आज का जो डेज चल रहा है, जिस तिथि में हम लोग जी रहे हैं, जिस वर्ष में हम लोग जी रहे हैं, उसमें हम कैसे कैसे कारक उत्पन्न कर लिए हैं जो कि जल को प्रदूषित करता जा रहा है। दोस्तों, बात करते हैं, पहला जो कारक है वो दोस्तों देखिएगा, मानव के द्वारा नदी या तालाबों में स्नान करना, कपड़ा साफ करना या मलमूत्र का निकास। दोस्तों, ये ऐसे कारक हैं जिसको हम चाहे तो कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब कि एक आम इंसान चाहे तो कंट्रोल कर सकता है। दोस्तों, सोचिए ना कि सरकार कहाँ कहाँ जाएगा आपको देखने के लिए। भाई, इतने लगभग 2500 किलोमीटर की लंबाई है गंगा नदी के, क्या 2500 किलोमीटर तक वो प्रशासनिक अधिकारियों को लगाएगा, यानी पुलिसकर्मियों को लगाया कि भाई देखते रहो जरा, कोई यहाँ पर नहाने ना पाए? नहीं दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं, बिना सोचे समझे नहाते हैं, फिर साबुन लगा के उसी में कूद जाते हैं, तो जो कास्टिक होता है उसमें मिल जाता है। मिलने के बाद क्या होता है, गंगा नदी को प्रदूषित कर देता है, यानी नदियों को हम प्रदूषित कर दे रहे हैं। तो जब नदियाँ प्रदूषित हो जाती हैं तो क्या होता है, उससे फिर कहीं ना कहीं उस पानी को हम लोग पीते हैं। हमें ठीक है, हमको दिखाई नहीं देता, वो झाग नहीं दिखाई देगा तो हमको लगेगा पानी शुद्ध है, लेकिन नहीं दोस्तों, उसका कास्टिक जब मिला रहता है और हम जब जल में पीते हैं, जब जल के रूप में उसको ग्रहण करते हैं, तो हमारे आंत और हमारे लीवर को डैमेज करता है। डैमेज करने के कारण क्या होता है, हमारे शरीर ग्रसित हो जाता है, जिससे एक बीमारी उत्पन्न हो जाती है। ठीक दोस्तों, और दूसरी बात है कि कपड़ा सफाई। हम लोग क्या, बहुत से आप वाशरमैन को देखेंगे तो कहीं बहुत ढेर सारे वो लगा के अपना रखे रहते हैं, वहाँ पर जाके कपड़े को सफाई करते हैं और उसी में ढेर सारे मलबे बहाते रहते हैं। दोस्तों, ये भी कारक है जो हम नॉर्मल इंसान करता है। ठीक है, और दोस्तों उसके बाद आता है जब मृत जानवर, कोई भी जीव जंतु मरता है तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ नहीं सोचते, सीधा उसको नदियों में फेंक देते हैं। सोचते यार बदबू आएगी, चलो नदी में फेंक दें, चलो वहाँ पे देखो कुआं है। बहुत से लोग तो ऐसे हैं गाँवों में दोस्तों कि वो मरने के बाद जीव जंतुओं के क्या करते हैं, कुएं में फेंक देते हैं। अच्छा, कुएं में फेंक देते हैं, उसके बाद उसका संबंध किसी और कुएं से होता है। दोस्तों, अगर हम पानी के अंदर अगर हैंडपाइप से पानी निकालते हैं तो क्या ज़रूरी नहीं है कि वो अगर थोड़े से दूर पर अगर कुआं है वहाँ पर कोई चीज़ मरा हो तो उसका स्मेल इसमें आता है दोस्तों। लेकिन हम लोग समझ नहीं पाते हैं, हम लोग सोचते हैं यार कि यार कुआं तो वहाँ पर है, यानी इसमें स्मेल क्यों आ रही है? तो ऐसा नहीं है, उसके पानी का लेयर नीचे से ही कनेक्शन होता है, तो उसकी स्मेल हमें आती है और उसी के बदबूदार पानी हम पीते हैं और हम लोग सोचते हैं नहीं, वो तो जानवर वहाँ मरा है, ये पानी किसी कारण के मतलब किसी कारणों से आती होगी। तो दोस्तों, बिल्कुल ये काम ना करिए। आप लोग जीव जंतु जो मरता है उसको कहीं ना कहीं कुछ कोशिश किया करिए, गाड़ दिया करिए, 2 फीट 3 फीट खदने के बाद उसको गाड़ दिया करिए। तो उससे क्या रहता है कि हमारा जल प्रदूषण ना होने का खतरा बचा रहता है। आगे बात करते हैं दोस्तों, मृत शरीर, यानी हम लोग क्या करते हैं, मृत शरीर को क्या करते हैं, उसमें बहा देते हैं दोस्तों, यानी मलमूत्र के साथ उसके मृत शरीर को भी बहा देते हैं। उससे क्या होता है दोस्तों, उसको जब मृत शरीर को बहाते हैं तो क्या होता है, उससे जल प्रदूषण का खतरा बढ़ जाता है। ठीक है, अगला बात करते हैं
दोस्तों मल मूत्र का निकास, दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, आज ठीक है कुएं वाला जो टॉयलेट होता था उसमें तो लोग बाद में उसको ढक देते थे, लेकिन आज के ज़माना जो आ गया है, आज लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा गड्ढा खोदते हैं, उसमें ड्रम बैठा देते हैं, उसका कनेक्शन निकाल देते हैं सीवर लाइन में, और वो सीवर लाइन कहाँ चला जाता है, वो चला जाता है नदियों में। दोस्तों सोचिए ना कि हम लोग उसी पोटी को बहाते हैं, उसी गंदगी को बहाते हैं, उसी मलमूत्र को बहाते हैं, उसके बाद क्या होता है, उसी नदी का कनेक्शन कहीं ना कहीं जाके हमारे थल से है यानी भूमि से है, और वहीं का पानी हम निकाल के पीते हैं। फिर ये भी क्या है, ये भी एक जल प्रदूषण है। आगे बात करते हैं दोस्तों, यानी कृषि में अधिक मात्रा में रासायनिक उर्वरकों का उपयोग। अब दोस्तों यहाँ पे रासायनिक उर्वरकों का जो उपयोग हम करते हैं वो कैसे करते हैं दोस्तों, ब्लीचिंग मिलाते हैं, क्लोरीन की मात्रा बढ़ाकर उसको पानी को हम पीते हैं, ये भी एक हानिकारक होता है। दूसरी बात, कृषि में उर्वरकों का उपयोग, यानी जब हम अत्यधिक उत्पादन के लिए पोटास, सल्फाइड ये सब का जब उपयोग करते हैं, जिसको हम खाद बोलते हैं, उस खाद को हम खेत में डालते हैं, वो खेत क्या करता है, ठीक है वो कुछ समय के लिए उपजाऊ तो हो जाता है, लेकिन वहाँ की जो मिट्टी है उसकी उर्वरता ऑटोमेटिक कम हो जाती है। और जब बारिश होती है यानी जब वर्षा होती है तो क्या करता है, उसके जल जहाँ जाते हैं, नदियों में जाते हैं, झीलों में, तालाबों में जाते हैं, और उससे क्या होता है कि वो नदी प्रदूषित हो जाती है। ठीक है, अगली बात करते हैं, सीवर लाइन का नदियों में गिरना। दोस्तों जिसको औद्योगिक कचरा कह सकते हैं, औद्योगिक कचरा को हम सीवर लाइन से जोड़ देते हैं, और क्या करते हैं, औद्योगिक कचरे को सीवर लाइन से जोड़ते हैं तो वो क्या करता है, सीधे नदियों में जाती है, नदियों में जाने के बाद वो क्या करते हैं, भयंकर विशुद्धता फैलाती है, यानी भयंकर प्रदूषण फैलाता है। दोस्तों इसीलिए सबसे अधिक जो प्रदूषण फैलता है, गंगा नदी की बात करें तो इलाहाबाद कानपुर के बीच में, यानी कानपुर से इलाहाबाद के बीच में, क्योंकि न जाने कितनी फैक्ट्रियां हैं, चमड़े की फैक्ट्री, बर्फ़ की फैक्ट्री, शीशे की फैक्ट्री, तो सबसे ज़्यादा जो प्रदूषण फैलता है नदियों में वो है चमड़े की फैक्ट्री की वजह से, क्योंकि चमड़ा जल्दी गलता नहीं है और डे बाई डे वो बहता चला जाता है, और जहाँ जहाँ जाता है वो सड़ता रहता है, गंदगी फैलाता रहता है। दोस्तों आगे बात करते हैं, मृत जानवर या मृत मानव शरीर को नदियों में प्रवाहित करना। दोस्तों वही बात जो मैंने समझाया था पिछली बार की, क्या अभी पीछे समझाया है कि मृत जानवर को हम लोग क्या करते हैं, सीधा नदियों में फेंक देते हैं, सीधा कुएं में फेंक देते हैं, नहीं फेंकना चाहिए। और मृत शरीर को भी हम क्या करते हैं, उसको भी हम नदियों में बहा देते हैं। कभी आपने सुना होगा कुछ धार्मिक रीति रिवाजों के अनुसार छोटे बच्चों का लाश को जलाया नहीं जाता, उसको नदियों में बहा दिया जाता है, तो सोचते चलो मछली वछली खा लेगा, लेकिन दोस्तों जब नहीं खा पाते तो क्या होता है, वो सड़ जाता है, सड़ने के बाद क्या होता है, हमारे जल प्रदूषित हो जाते हैं और नदियाँ प्रदूषित हो जाती है। तो दोस्तों इससे हमें बचाव करना पड़ेगा। अम्लीय वर्षा का होना, दोस्तों अम्लीय वर्षा क्या है, मैंने बताया था कि जो तेल रिफाइनरियाँ होती हैं, यानी जो तेल रिफाइनरी, जैसे मान लीजिए मथुरा में तेल रिफाइनरी है, उस रिफाइनरी से क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल यानी सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है। सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है दोस्तों, उससे क्या होता है, जब वो H2 यानी कि वर्षा से यानी जल से वो अभिक्रिया करती है तो क्या बनता है, H2SO4 को हम बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। वही सल्फ्यूरिक अम्ल जब जल में एकत्रित होता है यानी बादल बनता है, बादल बनने के साथ वो पानी को जब नीचे लाता है तो उससे क्या होता है कि वर्षा होती है, उसी वर्षा को हम क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक यानी अम्लीय वर्षा बोलते हैं, क्योंकि वो सल्फ्यूरिक अम्ल में मिक्स हो जाता है तो अम्लीय वर्षा हम बोलते हैं। उसी अम्लीय वर्षा के कारण क्या होता है, आपने देखा होगा जब पहली या दूसरी बारिश होती है तो लोग कहते हैं, पुराने लोग कहते हैं कि पहले और दूसरे बारिश में नहीं भीगना चाहिए वरना फोड़ा फुंसी हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। तो सोचिए दोस्तों, हमारे त्वचा को भी वह डैमेज करता है, यहाँ तक कि पेड़ पौधे के पत्तियाँ भी झुलस जाती हैं। और दोस्तों जो पानी में रहने वाले जीव हैं, जो छोटे छोटे जीव हो तो उसी समय मर जाते हैं, और बाकी जो बड़े जीव हैं वो भी ग्रसित हो जाते हैं, माने वो भी प्रदूषण से ग्रसित हो जाते हैं। इसका मुख्य कारण है अम्लीय वर्षा। ठीक है, उसी सल्फर डाइऑक्साइड को हमने क्या बोला था, क्रैकिंग गैस, जो कि ताजमहल जैसे मीनार को, ताजमहल जैसे वैश्विक धरोहर को वो हानि पहुंचा रही है। वो सल्फर डाइऑक्साइड जिस पर भी पड़ती है वो क्या करता है कि वो उसको ब्रेक कर देता है, क्रैक कर देता है। इसीलिए सल्फर डाइऑक्साइड गैस को क्रैकिंग गैस कहा जाता है। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो दोस्तों मेरे वर्ड को याद रखिएगा, जहाँ समझ में आए उसको नोट कर लीजिएगा, और इस वीडियो को बार बार देखेंगे, 2-4 बार सुनेंगे, ऑटोमेटिक सारा रिविजन हो जाएगा। तो दोस्तों ये तो हो गया कारक, यानी कौन कौन से कारक है। अब दोस्तों प्रदूषित जल पीने से मानव पर क्या प्रभाव पड़ता है, मानव शरीर पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है, ये देखिएगा आप। अब बात करते हैं पहला पेचिस, यानी अगर हम मान लिए प्रदूषित जल पीते हैं तो उससे एक बीमारी होती है जिसका नाम है पेचिस। दोस्तों पेचिस जब होता है तो पेचिस किससे होता है, अमीबा के द्वारा। पेचिस किससे होता है, अमीबा के द्वारा। अब ये करता क्या है, पेचिस किसको प्रभावित करता है, मानव शरीर को। पेचिस प्रभावित करती है आंत और किडनी को, यानी आंत को। पेचिस से क्या होता है, खून की पोटी होने लगती है जिसमें, और पेट में ऐंठन होता है, खूब दर्द करता है, पतले पतले होते हैं। तो दोस्तों इससे क्या होता है, यानी पेचिस क्या करता है, अमीबा के द्वारा होता है। अमीबा किसको प्रभावित करती है, आंत को। अब बात करते हैं पीलिया विषाणुओं के द्वारा होता है दोस्तों। डायरिया, दोस्तों डायरिया किससे होता है, जीवाणुओं के द्वारा। जीवाणु किसको प्रभावित करते हैं, किडनी।
पीलिया, पीलिया विषाणु के द्वारा होता है, यह लीवर को प्रभावित करता है। अब बात करते हैं हैजा। हैजा जीवाणुओं के द्वारा होता है, इससे आंत प्रभावित होता है। कौन प्रभावित होता है? आंत। आंत प्रभावित होता है किससे? हैजा से। टाइफाइड विषाणुओं के द्वारा होता है दोस्तों, यह फेफड़ा तथा पित्ताशय को प्रभावित करता है। फेफड़ा तथा पित्ताशय को प्रभावित करता है। मलेरिया, मलेरिया एक मच्छर है जिसका नाम है मादा एनाफिलीज मच्छर, यह लीवर को प्रभावित करता है, यह लीवर को प्रभावित करता है। अब है डेंगू। डेंगू भी मादा एंडीज इजिप्टी मच्छर से होता है, ये बीमारी होती है, यानी डेंगू जो बीमारी होती है वो किससे होती है दोस्तों? मादा एडीज इजिप्टी मच्छर। ये बैकबोन यानी कमर के जो पीठ का जो जोड़ होता है उसमें बहुत ऐठन हो जाती है, और दोस्तों जो जोड़ों में हर जगह जोड़ों में दर्द होने लगता है, जिससे हमें लगता है कि हमें कमजोरी होने लगती है। जब कमजोरी होने लगता है तो यार समझ में आ जाता है कि उसमें प्लेटलेट्स की मात्रा कम हो जाती है। उसके लिए डॉक्टर के पास जाया जाता है, उसके बाद डॉक्टर प्लेटलेट्स चढ़ाते हैं, तब जाके हम सही होते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों चिकनगुनिया। यह मादा एडीज इजिप्टी मच्छर के कारण ही होता है। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर भी सेम, यहाँ पर भी सेम, तो दोनों का सेम है, लेकिन यह बैकबोन को प्रभावित करता है, चिकनगुनिया क्या करता है? यकृत को प्रभावित करती है। ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं मिनीमाता रोग। पारा के द्वारा संवेदी तंत्र को प्रभावित करना होता है, संवेदी तंत्र का प्रभावित होना। दोस्तों मिनीमाता रोग है क्या? आप लोग सोचते होंगे ये है क्या मिनीमाता? तो दोस्तों 1950 के दशक में जापान में एक फैक्ट्री है, जापान में एक फैक्ट्री थी जो पारे की फैक्ट्री थी, उसके जो मलबे निकले थे, उस मलबे को क्या किया गया कि मिनीमाता एक जापान की खाड़ी का नाम है। क्या है? जापान में स्थित एक खाड़ी का नाम है। खाड़ी मैंने बताया था आप लोगों को जियोग्राफी में, खाड़ी किसे कहते हैं? जल का वह क्षेत्र जो स्थल से दो तरफ से घिरा होता है और एक तरफ से जल अंदर तक घुसा होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? खाड़ी बोलते हैं। तो दोस्तों खाड़ी का वह भाग यानी जापान का वह खाड़ी जहाँ पर इसको फेंका गया था, वह खाड़ी का नाम था मिनीमाता। जब पारे को उसमें फेंका गया, उस पारे को किसने खाया? उस पारे को मछलियों ने खाया, और मछलियाँ तो ग्रसित हुई, लेकिन वो मछलियाँ टहलते हुए जब गई नदी किनारे यानी समुद्र किनारे, तो मछुआरों ने उसको निकाला, मछुआरों ने बेच दिया या मछुआरों ने खाया। जब मछुआरों ने खाया तो उससे उनके वो शीशा यानी वो पारा क्या हुआ? मछुआरों के अंदर गया, और जिसने उसको ख़रीदा था यानी खाने के लिए, उसके अंदर गया। उसके अंदर गया तो क्या किया? वो प्रभावित होने लगा। क्या प्रभावित हुआ? संवेदी तंत्र का प्रभावित होना, यानी संवेदी तंत्र प्रभावित होने लगा। संवेदी तंत्र उसे बोलते हैं, जैसे हमारा अगर संवेदी तंत्र प्रभावित हो जाता है तो अगर हमको अगर कोई ऐसे कोई खींचे या कोई मारे तो हमको समझ में नहीं आता हमें क्या हो रहा है, यानी लकवा जैसी बीमारी का होना, शरीर टेढ़े मेढ़े हो जाना, इस तरीके के बीमारियों को उत्पन्न हो जाता है, यानी इस तरह की बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं, जिसे हम बोलते हैं मिनीमाता रोग। तो दोस्तों मिनीमाता कोई रोग नहीं है, लेकिन पारे के द्वारा जहाँ पे पारा फेंका गया था वहाँ पर क्या किया गया? उस जगह का नाम था मिनीमाता। उसी मिनीमाता से मछलियाँ खाई, मछलियों के द्वारा मनुष्य में फैला, और मनुष्य के द्वारा एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य तक फैला ये रोग, यानी उसी रोग को बोला जाता है मिनीमाता रोग। तो ये कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों बात करते हैं पेयजल में उपस्थित अवसादों की अधिकता से होने वाली बीमारी, यानी जल में जो अवसाद होते हैं, जल में जो अवसाद हैं उनके पीने से कौन कौन से यानी अधिक होने से कौन कौन सी बीमारी उत्पन्न होती है। दोस्तों बात करते हैं कैडमियम। कैडमियम की अधिकता, दोस्तों ये कैडमियम की अधिकता से कौन सी बीमारी होती है? इटाई रोग। दोस्तों इटाई रोग होता क्या? ये हड्डियों को कमज़ोर कर देती है, ये हड्डियों को कमज़ोर कर देती है। अब बात करते हैं नाइट्रेट। दोस्तों नाइट्रेट की अधिकता के कारण, अगर नाइट्रेट की मात्रा बढ़ जाती है किसमें? जल में, तो उससे कौन सी बीमारी होती है? ब्लू बेबी सिंड्रोम। इसमें बच्चों का शरीर जो होता है वो नीला पड़ने लगता है, नीला होने लगता है। जब डॉक्टर के पास ले जाया जाता है तो डॉक्टर इसके सलाह के तहत उसके अच्छे उपचार करके उसे ठीक किया जाता है। अब बात करते हैं फ्लोराइड। फ्लोराइड का होना ज़रूरी है, लेकिन अधिक हो जाता है जल में तो क्या हो जाता है? फ्लोरोसिस नामक भी बीमारी हो जाती है, जिससे हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती है। फ्लोरोसिस से क्या होता है? ये भी हड्डियाँ कमज़ोर कर देती है, ये भी हड्डियाँ कमज़ोर करती है, ये भी। अब बात करते हैं आर्सेनिक। आर्सेनिक से ब्लैक फुट बीमारी होती है, ये होती है जानवरों में। जानवरों के पैर जो है मोटे होने लगते हैं, जानवरों के पैर क्या होता है? मोटे होने लगते हैं। लास्ट में क्या होता है कि वो चल नहीं पाते, एक जगह बैठ जाते हैं, और बैठते बैठते बेचारों में प्राण त्याग देते हैं वो जानवर, जिसके पास ब्लैक फुट नामक बीमारी हो जाती है। अब बात करते हैं सीसा। सीसा से एनीमिया रोग होते हैं। सीसा अगर जल में अत्यधिक मात्रा मिल जाती है तो इसमें अनीमिया रोग हो जाता है। अनीमिया रोग में क्या होता है? महिलाओं के खून में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है। दोस्तों जब ये अनीमिया रोग होता है तो उससे क्या होता है दोस्तों कि महिलाओं के खून में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है। जब ये खून की मात्रा कम हो जाती है तो सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। जब सांस लेने में प्रॉब्लम होगी तो क्या होगा? यहाँ पर थक्का जम जाएगा। थक्का जमने के कारण क्या होता है? प्राण मतलब राम नाम सत्य हो जाता है, ऐसा समझिएगा आप।
ठीक है ना। तो यानी कि इन सबसे हमें क्या ध्यान देना है कि कैडमियम की मात्रा होनी चाहिए, लेकिन ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, नाइट्रेट की मात्रा भी ज़्यादा नहीं, फ्लोराइड और आर्सेनिक सीसा की मात्रा होना ही नहीं चाहिए इसमें, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं, जल प्रदूषण को कम करने के उपाय क्या हैं। जल प्रदूषण को कैसे कम किया जा सकता है दोस्तों। पहला, कूड़ा करकट फूल माला को जल में न फेंकना, यानी नदियों में या जल में या तालाबों में हमें कोई भी अवशिष्ट पदार्थ नहीं फेंकना है किसी भी हाल में, ठीक है। आगे बात करते हैं, सीवर लाइन का उपयोग कम करना, यानी सीवर लाइन जो औद्योगिक कचरा होता है उसका हम क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। यहाँ तक कि हम लोगों ने क्या किया है कि यहाँ की जो टॉयलेट का कनेक्शन होता है वो भी सीवर लाइन में जोड़ दिए हैं। सीवर लाइन में जोड़ने के कारण क्या होता है, वो जितना भी मलमूत्र होता है सब कहाँ जाता है, नदियों में। तो दोस्तों जब नदियों में जाएगा, नदियों में जाने के कारण क्या होगा, उसी अगर नदियों के पास हम हैं अगर, तो कहीं ना कहीं हम नदियों का जल ही पी रहे हैं, यानी वही चीज़ हम पी रहे हैं फिर, ठीक है। अच्छा, हम सोचते हैं चलो यार हमारे यहाँ तो आरओ लगा हुआ है, लेकिन बेचारे जो गरीब है 85% जो गरीब जनसंख्या वो क्या करेगी बेचारी। तो दोस्तों अपना तो भला सोचते हैं, मगर दूसरों का भी भला सोचना ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि वो भी हमारे उस देश के नागरिक है जिस देश में हम सभी मिलजुल के रहते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, कृषि में रासायनिक उर्वरकों का उपयोग कम करना, यानी कृषि में जितना हो सके रासायनिक उर्वरकों का कम उपयोग किया जाए तथा जैविक उर्वरकों का उपयोग करना, यानी जैविक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग किया जाना चाहिए। किसमें, कृषि में, यानी खेती कियारी करने में जैविक उर्वरकों का उपयोग ज़्यादा किया जाना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं अत्यधिक वृक्षों का लगाना। अत्यधिक वृक्षों का लगाना सबसे अच्छा तरीका जो है वो है अत्यधिक वृक्षों का लगाना, क्योंकि जब अत्यधिक वृक्ष लगाएंगे तो हमारा एटमॉस्फेयर क्या होगा, स्वच्छ रहेगा। हमारा एटमॉस्फेयर हमारा वायुमंडल स्वच्छ होगा। जब जल वर्षा होगी यानी बारिश होगी तो क्या होगी, जल के जो पानी होता है बहुत स्वच्छ होता है, और उसी स्वच्छता के तहत कम से कम जो अवशिष्ट पदार्थ है, जो प्रदूषित नदियां हैं उनमें जब साफ जल निकलेंगे, साफ जल आएंगे तो क्या होगा, यानी जो खराब जल होगा वो खराब जल को अच्छा जल कर देगा। तो इस वजह से दोस्तों वृक्षों को अत्यधिक लगाया जाना चाहिए। अगला जो है वो नमामि गंगे योजना में सुधार। दोस्तों 2015-16 के तहत 2015-16 में हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक योजना बनाई जिसे बोला जाता है नमामि गंगे योजना। दोस्तों उसके तहत एक पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री को नियुक्त किया, जिसके तहत ये कहा गया कि आप जो है देश में जितनी भी नदियां हैं उनके स्वच्छता के लिए ध्यान दीजिए। लेकिन दोस्तों इतना ज़्यादा कोई ध्यान नहीं दिया और ढील दे दिया गया, लोग जैसे चाहे वैसे कूड़ा करकट करते चले जा रहे हैं, इसमें कुछ भी बदलाव नहीं आया। इस वजह से कहा जा रहा है कि नमामि गंगे में अगर सुधार किया जाए तो काफ़ी हद तक नदियों में जल जो रहेगा वो सुरक्षित रहेंगी, ठीक है। अब दोस्तों कुछ ऐसे तथ्य हैं जिसके बारे में प्रश्न पूछता है, उसके बारे में जानिए। जानने के तहत आपको यह पता चलेगा कि ऐसे एग्जामों में आता है। आइए पहला तथ्य जो है वो बात करते हैं, जल में जैविक तथा अजैविक दोनों प्रकार के पोषक तत्वों की वृद्धि को सुपोषण कहते हैं। दोस्तों कई बार ये प्रश्न आया, सुपोषण किसे कहते हैं। सुपोषण यानी यूट्रोफिकेशन, इंग्लिश में नाम दे देता है यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन किसे कहते हैं, तो दोस्तों यूट्रोफिकेशन कहते किसे हैं, यानी जल में जैविक तथा अजैविक दोनों प्रकार के तत्वों की वृद्धि को कहते हैं। यानी जब जल में जैविक तथा अजैविक दोनों प्रकार के तत्व उपस्थित हो जाते हैं, मौजूद हो जाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, यूट्रोफिकेशन कहते हैं। जैसे आर्सेनिक की मात्रा क्या हो जाता है, ये भी जैविक है, तो ये भी क्या करता है, अत्यधिक मात्रा में उपस्थित हो जाता है, इसे हम क्या बोलते हैं, यूट्रोफिकेशन बोलते हैं। आगे बात करते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं BOD, ये क्या है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो कभी कभी प्रश्न में जैसे सीटेट, यूपी टेट, लेखपाल में ये प्रश्न कई बार पूछा है कि BOD है क्या, तो कभी कभी फुल फॉर्म के बारे में आ जाता है, कभी कभी पूछ लेता है तो कि जल की स्वच्छता को किससे मापा जाता है, या जल में उपस्थित तत्वों के अवसादों को किससे मापा जाता है। इस तरीके से प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो BOD यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, इसको नोट कर लीजिएगा। ये है क्या, यह जल प्रदूषण को मापने की मुख्य इकाई है, यानी जल में प्रदूषण कितना है उसको मापने की यह मुख्य इकाई है, यानी यंत्र है। ऐसा समझिए कि एक इकाई है, यानी एक यंत्र है जिससे जल में प्रदूषण को मापता है। BOD का अधिक होना जल के संक्रमित होने को दर्शाता है। दोस्तों नेट JRF में ये प्रश्न कई बार पूछे गए हैं कि जब जल में BOD की मात्रा अधिक हो जाती है तो उसका क्या प्रमाण है, उसका क्या वो क्या है। तो दोस्तों यानी कि वो जल प्रदूषित है, यानी जल में BOD का अधिक होना जल के संक्रमित होने को दर्शाता है। यानी जब BOD की मात्रा अधिक हो जाती है तो यानी वह जल संक्रमित है, यानी वह जल प्रदूषित है। लेकिन वहीं कम हो जाती है तो इसका मतलब जल बहुत स्वच्छ है, यानी अच्छा है, ठीक है। आगे बात करते हैं, जिस जलाशय के DO का मान। अब दोस्तों DO क्या है, DO है डिजॉल्व ऑक्सीजन, DO है डिजॉल्व ऑक्सीजन। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है,
DO बराबर डिजॉल्व ऑक्सीजन, यानी DO किसे कहते हैं, डिजॉल्व ऑक्सीजन कहते हैं। लिखा है जिस जलाशय में यानी जिस झील में, जिस नदी में, जिस तालाब में DO यानी डिजॉल्व ऑक्सीजन का मान 8 मिलीग्राम प्रति लीटर से नीचे हो जाता है उसे संक्रमित जल कहा जाता है। यानी दोस्तों जिस तालाब में, जिस झील में, जिस नदी में, जिस सागर या महासागर में 8 मिलीग्राम प्रति लीटर, यानी उसको मापने का ये तरीका है कि 1 लीटर पानी निकाल लिया जाए, उसमें देखा जाए कितना मिलीग्राम DO है यानी डिजॉल्व ऑक्सीजन है, उसके अंदर कितना ऑक्सीजन है। अगर वो 8 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम है तो यानी वो प्रदूषित जल है, वो प्रदूषित जल यानी संक्रमित जल है। बात ऐसे समझिएगा, इसे लिख दिए हैं 8 मिलीग्राम प्रति लीटर से नीचे है यानी उससे कम है, उसे हम प्रदूषित जल की श्रेणी में रखेंगे। यहां तक कि अगर 4 मिलीग्राम प्रति लीटर, 4 मिलीग्राम प्रति लीटर अगर उस जल में 4 मिलीग्राम प्रति लीटर है, यानी 1 लीटर पानी में 4 मिलीग्राम डिजॉल्व ऑक्सीजन है, तो उसे भी हम क्या कहेंगे, प्रदूषित कहेंगे। लेकिन अत्यधिक प्रदूषित यानी बिल्कुल पीने योग्य नहीं है, अगर पिया जाएगा तो खतरा। हालांकि प्रदूषित जल को पीने से ही कुछ भी, कोई भी प्रदूषित जल हो, चाहे थोड़ा सा हो चाहे ज़्यादा हो, प्रदूषण तो है ही, यानी कि वह हानिकारक है, लेकिन वो अत्यधिक प्रदूषित जल है। ठीक है, अब बात करते हैं गंगा नदी में सबसे अधिक BOD की मात्रा कानपुर एवं इलाहाबाद तक है, सबसे अधिक। हालांकि बात किया जाए कि गंगा नदी में प्रदूषण कहाँ से शुरुआत होता है, यानी कहाँ से गंगा नदी सबसे प्रदूषित होना शुरू होती है, तो वो है कन्नौज में। कन्नौज में कई शीशे की फैक्ट्रियां हैं, जिसके कारण वहीं से गंगा नदी प्रदूषित होती है, यानी शुरुआत हो जाती है वहीं से। लेकिन सबसे अधिक जो प्रदूषित होती है गंगा नदी, वो है कानपुर और इलाहाबाद के बीच में। तो वही यहाँ पे कह रहा है दोस्तों कि BOD की मात्रा सबसे अधिक कहाँ पर है गंगा नदी में, तो कानपुर से इलाहाबाद के बीच में। सबसे अधिक कहाँ पर है, कानपुर में। शुरुआत कहाँ से होती है दोस्तों, वो है कन्नौज में, और सबसे अधिक है कानपुर में, और दोनों के बीच के कहाँ पे है, इलाहाबाद और कानपुर के बीच में, या कानपुर और इलाहाबाद के बीच में। ठीक है, यानी यहाँ पर सबसे अधिक गंगा नदी प्रदूषित है। आगे बात करते हैं, भूमिगत जल को प्रदूषित करने वाला अजैविक प्रदूषक आर्सेनिक है। अभी मैंने बताया दोस्तों, आर्सेनिक यह भूमिगत जल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, और इसी अजैविक प्रदूषण के कारण क्या होता है कि ढेर सारे रोग उत्पन्न होते हैं दोस्तों, इसी आर्सेनिक के कारण। ब्लैक फुट रोग, ढेर सारे रोग हो जाते हैं इससे। ठीक है, पाचन तंत्र में दिक्कत हो जाती है, उसके बाद मांसपेशियों में खिंचाव आने लगता है, उसके बाद रोग, ऐसे ऐसे रोग उत्पन्न हो जाते हैं, पूछिए मत। और दोस्तों ये आर्सेनिक आते कहाँ से हैं दोस्तों, जब नदियाँ अब जैसे सपोज गंगा नदी है, इसमें प्रदूषण है, अब यही नदियाँ भूमि में कहीं ना कहीं विलीन, कहीं ना कहीं सोखेगी, और ये भूमि के द्वारा हम इसको जल को निकालेंगे, तो वहाँ पे क्या निकलेगा, आर्सेनिक निकलेगी दोस्तों। आर्सेनिक निकलेगा तो क्या होगा, उसको हम जब पिएंगे तो उसको हमें ढेर सारी बीमारियाँ उत्पन्न हो जाएगी, और जीव जंतु यानी जानवर भी क्या करते हैं, नदियों किनारे जाके जल को पीते हैं, इसीलिए वो भी हर जंतु यानी हर जानवर वो प्रभावित होता है। WHO के मानक के अनुसार आर्सेनिक की मात्रा 0.05 मिलीग्राम प्रति लीटर होना चाहिए, यानी कि जल में अगर 0.05 मिलीग्राम प्रति लीटर अगर आर्सेनिक की मात्रा है तो ठीक है, उससे ज़्यादा है तो फिर वो बहुत हानिकारक है। ये किसने कहा, WHO के मानक अनुसार, यानी WHO ने कहा, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा, विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि भैया अगर जल में 1 लीटर में 0.05 मिलीग्राम है क्या आर्सेनिक है, तब तो ठीक है, वो लाभकारी है यानी अच्छा है, लेकिन उससे ज़्यादा है तो फिर वो हानिकारक है। ठीक है, अब बात करते हैं, धान का पौधा आर्सेनिक का बेहतर अवशोषक माना जाता है। दोस्तों धान का जो पौधा होता है ना, वो आर्सेनिक का बेहतर अवशोषक माना जाता है, लेकिन और जब वो आर्सेनिक का बेहतर अवशोषक है, उसको हम क्या करते हैं, चावल के रूप में ग्रहण करते हैं, तो क्या होता है कि हमारे जो है तंत्रिका, हमारा जो शरीर है वो प्रभावित होता है। तो दोस्तों इससे भी हमें बचना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, जब कभी नहर का पानी या नदियों का पानी हम डालते हैं धान के खेत में, कहीं ना कहीं उससे हम जो है चावल खाते हैं, वही चावल हमें क्या होता है, जब आर्सेनिक की मात्रा बढ़ जाती है तो हमें क्या ढेर सारी बीमारी उत्पन्न होती है, और बाद में डॉक्टर को दिखाते हैं तो डॉक्टर कहता है कि यार आपको तो ये ढेर सारी बीमारियां उत्पन्न हो गया, कैसे हुआ है, क्या खाते हो। अब हमने कहा सर हम कुछ नहीं खाते, सिर्फ चावल खाते, बहुत साफ चावल खाते, बहुत चिकना चावल खाते हैं, स्मेल वाला खुशबू वाला चावल खाते हैं। तो दोस्तों वो क्या होता है, ये हानिकारक उत्पन्न यानी हानिकारक हो जाता है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों, आर्सेनिक से भारत के 7 राज्य सर्वाधिक प्रदूषित हैं।
यानी इन्हीं आर्सेनिक यानी इसी आर्सेनिक के कारण कौन कौन से राज्य प्रदूषित हैं सबसे अधिक? तो सबसे अधिक जो है वो पश्चिम बंगाल है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में गंगा नदी जाती है। गंगा नदी सबसे अधिक, गंगा नदी में सबसे ज़्यादा आर्सेनिक कहाँ मिलता है? वो है पश्चिम बंगाल। उसके बाद आता है झारखंड, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, आसाम, मणिपुर और छत्तीसगढ़। CGRH का मतलब है छत्तीसगढ़। दोस्तों ये 7 राज्य हैं, तो याद रखिएगा आप लोग, इसको नाम जरूर याद रखिएगा। सबसे अधिक प्रदूषण कहाँ पे हो रहा है? पश्चिम बंगाल में। किससे? आर्सेनिक के कारण। अब बात करते हैं वर्ष 1983 में पश्चिम बंगाल में आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण का पहला मामला सामने आया। यानी आर्सेनिक, ये कब पता लगा कि यार आर्सेनिक में जल से भी प्रदूषण होता है, यानी जल से आर्सेनिक, जल में आर्सेनिक के मिलने के कारण प्रदूषण उत्पन्न होता है। ये कब पता लगा? वर्ष 1983 में। और कहाँ पर पता लगा? पश्चिम बंगाल में। ठीक है ना, कहाँ पता लगा? पश्चिम बंगाल में। ये पता लगा कि यार जल में अगर आर्सेनिक की मात्रा ज़्यादा हो जाता है तो उससे क्या होता है? एक रोग उत्पन्न होता है जिसे ब्लैक फुट रोग कहा जाता है, जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा था आपको। देखिए ये ब्लैक फुट रोग, जानवरों का पैर धीरे धीरे बढ़ने लगता है। हालांकि वो तो जानवरों का तो बीमारी है, लेकिन वो इंसानों को भी प्रभावित करता है। ठीक है। अब दोस्तों, कोयला खदान और औद्योगिक क्षेत्रों से होकर बहने के कारण दामोदर नदी भारत की सबसे प्रदूषित नदी बन गई है। दोस्तों कोयला खदान और औद्योगिक क्षेत्र ये झारखंड और पश्चिम बंगाल के बीच में, यानी पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ यानी झारखंड के बीच में क्या करते हैं ये दोस्तों? ढेर सारी औद्योगिक इकाइयाँ हैं, जहाँ से क्या होता है कि ढेर सारे सीवेज की लाइनें जोड़ दिया गया है, जिससे नदियाँ, ये दामोदर नदी बहुत अत्यधिक प्रभावित हुई है। आज के डेट में, वर्तमान समय 2020 जो चल रहा है, इसमें अगर सबसे अधिक प्रदूषित नदी है वो है दामोदर नदी। कौन सी नदी है दोस्तों? दामोदर नदी है। तो याद रखिएगा, दामोदर नदी का नाम याद रखिएगा। 2020 चल रहा है, 2020 के अगर पूछा जाए प्रश्नों में कि सबसे अधिक प्रदूषित नदी कौन सी है, तो कौन सी कहा जाएगा? दामोदर नदी। उसके बाद यमुना नदी, तो उसके बाद ही गंगा नदी आ सकता है दोस्तों। ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों, कुछ तथ्य और हैं, देखिएगा। देश में मणिपुर, त्रिपुरा, उड़ीसा, मेघालय, झारखंड और मध्य प्रदेश में पेयजल की गुणवत्ता का स्तर अत्यधिक चिंताजनक है। सबसे अधिक जो चिंताजनक है वो कहाँ पर है? मणिपुर, त्रिपुरा, उड़ीसा, मेघालय, झारखंड और मध्य प्रदेश में। यहाँ पर जो जल की मात्रा यानी जल का जो शुद्धता है वो बहुत कम है। यहाँ पर जल पीने लायक नहीं है, लेकिन क्या किया जाए, वहाँ पर कुछ भी ऐसी योजनाएं नहीं बन पा रही है। यानी योजनाएं तो बहुत हैं, लेकिन कुछ भी ऐसे काम नहीं किया जा रहा जिससे कि जल को शुद्ध किया जा सके। आगे बात करते हैं, भारत की 85% ग्रामीण जनसंख्या भूजल पर निर्भर है। दोस्तों इसको नोट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूछा जाता है। अभी आप लेखपाल का एग्जाम फेस करने जा रहे हैं, नेट का एग्जाम फेस करने जा रहे हैं, बीएड का एग्जाम फेस करने जा रहे हैं। इसमें कई बार पूछा गया है कि कितने प्रतिशत जनसंख्या भूजल पर निर्भर है। भूजल यानी भूमि में जल निकाल कर निर्भर, हैंड पाइप से, टुल्लू पाइप से, ढेर सारे तरीके से किससे निर्भर हैं? वो है 85% जनसंख्या निर्भर है भूजल यानी भूमि के जल को निकालकर पीने से। और वहीं दोस्तों 15% जनसंख्या खुले कुओं यानी खुले जल स्रोतों से पेयजल प्राप्त करती है, यानी कि तालाब से, झील से, नहर से, उसके बाद कुओं से, यानी खुले तरीके से जल को प्राप्त करती है। वो कितनी परसेंट जनसंख्या है? 15%। यानी भूमि जल से 85%, वही उसके अन्य से 15%। ठीक है। अब लास्ट पॉइंट जो है दोस्तों, भूजल में आर्सेनिक, फ्लोराइड और यूरेनियम जैसे जानलेवा रासायनिक मिले होते हैं। दोस्तों जो भूमि का जो जल होता है, अगर हम लोग ऐसे ही प्रदूषण करते जाएंगे तो उसमें देखिएगा आर्सेनिक, फ्लोराइड और यूरेनियम जैसे जानलेवा रसायन मिले होते हैं। तो इससे बचने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें किसी भी हाल में प्रदूषण नहीं फैलाना है। हम सोचते हैं कि यार हम पानी फेंक देते हैं, हम पीते थोड़ी ना है, लेकिन उसका कनेक्शन कहीं ना कहीं आपके जो घर में जो टुल्लू पाइप लगा हुआ है, ये जो समरसेबल लगा हुआ है, जो हैंड पाइप लगा हुआ है, या जो कुआं है, उसके द्वारा आप पीते हैं। आप ये जानने को तैयार नहीं होते, मानने को तैयार नहीं होते, लेकिन ये सत्य है कि वही जल कहीं ना कहीं आप भी पीते हैं। तो दोस्तों प्लीज़ अपने एटमॉस्फेयर, अपने जलवायु और अपने जो जल प्रदूषण हो रहा है, जो वायु प्रदूषण हो रहा है, जो ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, उसको बचाने के लिए हमें प्लीज़ पर्यावरण को बचाने के लिए प्रदूषण कम करना होगा, जिससे हम और आने वाली पीढ़ियाँ खुश रह सके और वो भी समझदार हो, ताकि आने वाले डेज में कोई भी प्रदूषण न फैलाए। दोस्तों ये तो रहा हमारा जल प्रदूषण यानी वाटर पॉल्यूशन की बातें। अब दोस्तों इसको आप स्क्रीनशॉट कीजिए और अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। अगले वीडियो में हम ध्वनि प्रदूषण तथा मृदा प्रदूषण का चैप्टर लेके आएंगे। दोस्तों प्रदूषण वाला चैप्टर थोड़ा हम लंबा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि प्रश्न बहुत जगह से पूछ रहा है, और हम अगर एक ही चैप्टर में सारा कर देते हैं, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, तो नहीं हो पाता है। आप सोचते हैं सर ने बिल्कुल छोटा टॉपिक पढ़ा के छोड़ दिया। तो दोस्तों इसलिए हम विधिवत पढ़ा रहे हैं। आपकी मर्जी हो तो आप इसको देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरीके से वीडियो को हमारे देखते रहिएगा और अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।